हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कक्षा 10वीं के गणित का ये है चैप्टर 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 हम लोग कह सकते हैं। आज हम लोग इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और वो भी स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। लेकिन जो भी प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखता है, सबसे पहले उस प्रश्न को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। जब आपसे वो प्रश्न ना हो सके, मुश्किल लगे, तभी जाकर के आप वीडियो को आगे बढ़ाइए और प्रश्नों के हल को देखिए। प्रथम प्रयास यही रहना चाहिए कि प्रश्न आपके द्वारा ही हल हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप जितना ज़्यादा खुद अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा आप सफलता के करीब पहुँचेंगे। तो ये है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये चीज़ तो आप शायद कक्षा 6 या 7 में पढ़ चुके होंगे। इसमें करना क्या रहता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने रहते हैं और इतने ज़्यादा टुकड़े कर दो कि गुणा करने के बाद 140 ये हो जाए, ये हो जाए 156, ये 3825 हो जाए, ये 5005 हो जाए। तो आपको तो अभाज्य गुणनखंड पहले से ही आता है, और अगर नहीं आता है तो चलिए आज हम करके आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न है वास्तव में ये कक्षा 6-7 तक का ही है। फिलहाल वास्तविक संख्याओं में ये क्यों दिया गया है, क्योंकि हमने जो सबसे पहला वीडियो दिया था कक्षा 10वीं में, उसमें हम आपको बताए थे संख्याओं के प्रकार में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसी लिए यहाँ पे अभाज्य शब्द का प्रयोग किया कि इसके आपको गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड ऐसा करना है कि फिर उस गुणनखंड का कोई खंड ना हो। जैसे मान लो हम कहें 12 का गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड, और आपने लिखा 4 × 3, तो ये सही नहीं, क्योंकि 3 तो अभाज्य है लेकिन 4 भाज्य है। 12 को आपको ऐसा लिखना 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो अभाज्य कहने का मतलब होता है कि इसको गुणनखंडों के रूप में लिखो, छोटे छोटे अंकों के रूप में, जिनका गुणा करने पर यही आ जाए, लेकिन किसी भी खंड का फिर से खंड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 12 को हम लोग लिख दिए 4 × 3, या लिख लें अगर मान लो 6 × 2, तो ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 तो भाज्य है, तो इसको लिखेंगे 2 × 3 = 6 × 2। ऐसा आपको करना है। तो यहाँ करके आपको बताते हैं, देखिए कैसे करना है। पहला है ये 140, इसके टुकड़े करने हैं। सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 × 7 = 14, 70 हो गया। फिर 2 से कटेगा 35 हो गया। फिर 5 से कटेगा 7 हो गया, और फिर 7 से कटेगा 1 आएगा। इसका मतलब हम लोग 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। अब देखिए 7, 5, 2, 2 सब के सब क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। 2 दूनी 4, 5 20, 7 140। चलो इसके टुकड़ा करते हैं। पहले 2 से काट दो, 2 × 7 = 14, 16 हो जाएगा, 2 × 8 = 16। 2 से काट दो, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। फिर अब ये किससे कटेगा, 3 से 13 आएगा, 13 × 3 = 39, फिर 13 से खलास। तो 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। चलो इनकी बारी। 3825, 3 से काटो पहले, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 22, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। फिर से 3 से काटो, 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। 5 से काट के देखते हैं, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25। फिर 5 से, 5 × 9 = 5, 3 × 8 = 5, 7 = 35। कितना हो गया नीचे, 17 से कटेगा, तो लिख सकते हैं 3825 को 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं कोई भी अब किसी से नहीं कट सकता। यहाँ क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो देखो इसके इतने सारे खंड कर दिए हम लोग, अब ये दोबारा नहीं कट सकता। ये चीज़ आप कक्षा 6-7 में पढ़े होंगे कि कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लेकिन फ़िलहाल प्रश्नावली में है तो इसलिए मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये है 5005। पहले इनको 5 से काटते हैं, 1 0 0 1। अब ये किससे कटेगा, 11 × 9 = 99, 1 बचेगा, 11 हो गया, 11 × 9
11, 13 सते 91, 13 हो गया। तो 5005 का कुल जो टुकड़ा बनाओ कितना हुआ, 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13, ये हो गया इसका भाज्य गुणनखंड। एक और बच गया 7 4 2 9, ये कटेगा 17 से। अच्छा, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आप कैसे जान जाते हैं 3 से कटेगा, 5 से, 2 से, किससे कटेगा? तो इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए। अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं आता है और अगर आप उसको जानने के इच्छुक हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम एक पूरा कंप्लीट वीडियो देंगे उस पर कि किससे कौन सी संख्या कटती है, कैसे पहचान लेते हैं। जैसे हम यहाँ सीधे कह दिए संख्या 17 से कट जाएगी, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या, कैसे हमको पता चल गया? तो इसके लिए हमको डिवाइडिंग का रूल पता होना चाहिए कि किस संख्या से कौन सी संख्या कटती है। तो अगर आपको नहीं आता है ये सब तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, हम एक पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देंगे डिवाइडिंग रूल पर। तो फिलहाल इसको 17 से काट के देखते हैं। 17 चौको 68, 6 बचेगा 62 हो जाएगा। तो 17 तियाँ 51, 11 बचेगा और 9 आगे लगा देंगे 119, 17 सत्ते 119। अब ये 17 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 19 से। 19 दूनी 38, 5 43, 19 तियाँ 57 और ये कटेगा 23 से। तो हम लोग लिख सकते हैं 7 4 2 9 को 17 गुणे 19 गुणे 23। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 या प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा या एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम माने लासा, एचसीएफ माने मासा। फिलहाल यहाँ हमको चेक करना है संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, लेकिन उससे पहले कुछ और हरकत करनी है। वो हरकत क्या है, हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। तो मान लो पहले वाले संख्या को हम लोग लिख लेते हैं ए, दूसरे वाले को बी, ऐसा कर देना। तो पहले क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर माने अभाज्य गुणनखंड, अभी करके देखे थे। तो 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। तो HCF जो होता है, ये एक बात दिमाग में रखिए, HCF का मतलब होता है जो चीज़, जो अंक सब में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, जिसको हम लोग कहते हैं सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर। तो जो अंक सब में हो वही होता है मासा। तो इन दोनों में 13 उभयनिष्ठ है, तो यह 13 या 13 क्या है, HCF। एलसीएम का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ हो, पहले उसे लिख लो। तो उभयनिष्ठ क्या है, 13 लिख लिया, फिर जो बचा उसे भी लिख लो। तो इसमें से 13 निकल गया, क्या बचा 2। यहाँ से भी 13 निकाल डाले थे क्योंकि ये था उभयनिष्ठ। तो बचा कौन, एक्स्ट्रा 2 और 7, 13 सते 91, 91 दूनी 182, ये हो गया इसका एलसीएम। या ऐसा कर सकते हैं 13 दूनी 26, 26 में 7 का गुणा, 7 छक 42, 7 दूनी 14 4 18, तो वही होगा। फिर हमको चेक करना संख्याओं का गुणनफल, यानी ए गुणे बी बराबर चेक करना है एलसीएम गुणे एचसीएफ, सही है कि नहीं। तो ए का मान कितना है 26, बी का मान कितना है 91, बराबर एलसीएम कितना आया हमारा, चेक करके देखना। चलो पहले इसी का मान निकालते हैं, ए गुणे बी का। तो ये होगा 26 गुणे 91, करके देखो। 6 कन्ने 6, 6 9 54, 2 कन्ने 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 5 8 13, 1 1 2 2366। और फिर लिखेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ।
LCM कितनी है 182, HCF कितनी है 13, गुणा करके देखो 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 8 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, कितना बचा 10, 13 करने में 13 10 23, तो दोनों बराबर है। देखिए संख्याओं का गुणनफल भी वही आया, लासा गुणे मासा भी वही आया, तो नीचे लिखेंगे A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF, ऐसा ही लिखना है। इसको भी करके बता दें, चलो। एक को मान लो A 510, एक को मान लो B 92। पहले 510 का करना है गुणनखंड, तो पहले 2 से कट जाएगा, 2 करके यहाँ दिखा दूँ, 2 दूनी 4, 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 5 के निम 5, 5 सते 35, तो कितना हो गया है 2 3 5 17, 2 3 5 और 17, ये हो गया इसका गुणनखंड। फिर करते हैं 92 का, तो 92 का कैसे करेंगे, पहले जब 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 23, 23 दूनी 46, और ये किसी से नहीं कटेगा, तो 92 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब निकालना क्या है LCM, पहले HCF लिख लें क्योंकि यहाँ वही हरकत कर रहे हैं हम लोग। HCF माने जो सब में है, तो सब में क्या है 1 बार 2, तो इसका HCF कितना हो गया 2। निकालना है LCM, कैसे निकलेगा, जो सब में है पहले उसे लिख लो, फिर जो बचा उसे लिख लो, तो क्या बचा 3 गुणे 5 गुणे 17, 3 5 17, इसमें क्या बचा 2 और 23, ये हुआ 2 3 6 5 30, दूनी 60, और 17 का 23 में 17 51, 17 दूनी 34, 5 39, 0, 6 कन्निम 6, 6 9 54, 6 3 18 5 23। एक बार फिर से देखिए, 6 0 पहले 0 हो गया, 6 कन्निम 6, 6 9 54, 6 3 18 5 23। तो अब पहले हम लोग को क्या चेक करना है, A गुणे B। A माने 510, B माने 92, करो 510 में 92 का 0, 2 कन्निम 2, 2 पंचे 10, 9 का गुणा 0 में 0, 9 कन्निम 9, 9 बचे 45, 0 2 9 6 4 हो गए 4 6 9 2 0। फिर निकालना है LCM गुणे HCF। LCM है 2 3 4 6 0, HCF है 2, गुणा कराओ, 0 2 छक 12, 2 चौक 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। यहाँ क्या लिखेंगे, A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी बात समझ में आ गई। एक ठो और बचे हैं, इनको भी देख लो, इनसे भी निपट लेते हैं। यहाँ A को लिखते हैं 336 और B को 54। तो पहले 336 का गुणनखंड करेंगे, कैसे, वही पुरानी दास्तान, 2 कन्निम 2, 13 हो गया, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कन्निम 2, 3 सते 21 7 हो गया। ये 2 गुणे 2 गुणे 2 कई बार, 1 2 3 4, 1 बार 3, 1 बार 7, ये हो गया इसका। और फिर करना है 54 का, पहले 2 से काटेंगे तो 27 आएगा, 27 को 3 से काटेंगे 9 आएगा, 9 को 3 से काटेंगे इतना इतना इतना, 3 3 9 3 27 दूनी 54। अब क्या निकालेंगे, पहले HCF जो सब में है, ये है सब में, और क्या है 1 बार 3 है सब में, तो लिख डालो 2 गुणे 3 बराबर 6 हो गया HCF।
एलसीएम माने जो सब में है पहले उसको लिख लो, तो 2 गुणे 3 था, फिर बचा क्या है 1 2 3, 2 बार 3 बचा, अरे 3 बार 2 बचा, 1 बार 7 बचा, इसमें क्या बचा 2 बार 3। करो गुणा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 7 3 21, 21 3 63, इनका कर लेते हैं गुणा। 8 3 24, 8 6 48 2 50, 4 3 12, 4 6 24 1 25, 4 2 0 3, 3024। अब चेक करेंगे ए गुणे बी, तो ए माने 336, बी माने 54। करो 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 1 1 8 1 4 4। अब चेक करेंगे लासी मासी। हाँ, लासा है 3024, मासा 6, गुणा करो 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 14, 0 यहाँ, 6 3 1 8 1 4 4, यहाँ भी आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए ए गुणे बी बराबर LCM गुणे HCF, यही प्रूफ करना था तीनों में। यहाँ देखिए मस्त से प्रूफ हो गया, कट छट हो जा रहा। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न भी समझ में आया। आपको करना क्या है, सबसे पहले फैक्टर कर देना है, फिर लासा निकालना है, फिर मासा निकालना। मासा मतलब जो सब में उसे लिख लो, लासा का मतलब जो सब में पहले उसे लिख लो, फिर जो बचा उसे भी लिख लो, सबका गुणा कर दो, आ जाएगा। तो आप इन तीनों सवालों से तो समझ ही गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए। 3 हैं, तीनों के निकालने हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में भी तो LCM और HCF निकालना था। फिलहाल अगर उसमें कुछ दिक्कत रह गई तो यहाँ समझ जाइए। चलिए पहले तीनों का करेंगे फैक्टर, ये बात तो मालूम है ना। LCM HCF निकालने के लिए तो 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 3 12, 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5 यानी 3 5 15, 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7। निकाल लेते हैं HCF। HCF मतलब जो सब में है, तो देखो ये तो जो सब में है हो गया HCF ख़त्म। LCM मतलब जो सब में है पहले उसे लिख लो, तो सब में 3 था लिख लिया। अब इसमें कितना बचा 2 बार 2, इसमें क्या बचा 1 बार 5, इसमें क्या बचा 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 420, खतरनाक अंक आया। ये हो गया लासा मासा। इसका 17 का गुणनखंड भी नहीं होगा तो लिखेंगे 1 गुणे 17, 23 का 1 गुणे 23 और 29 का 1 गुणे 29। HCF माने जो सब में है कुछ नहीं दिख रहा, 1 दिख रहा, तो वही हो गया HCF। जब कोई अंक कॉमन ना हो तो 1 ही होता है। LCM मतलब जो सब में है पहले उसे लिख लो, तो सब में तो 1 था, फिर बचा कौन 17 23 29, तो गुणा कर लेंगे तीनों का, जो भी आएगा उत्तर आएगा, नहीं तो कहिए तो कर देते हैं। चलो 17 3 51, 17 दूनी 24 5, 17 3 51, 17 दूनी 34, 34 5 39। इसमें करना है 29 का, यही कहूँ कर लेते हैं। 9 9 9 9 9 81, 9 3 27, 8 35, 9 1 9 9 9 81, 8 बचेगा, 9 3 27, 8 35, 2 1 2 2 9 18, 2 3 6 1 7 9 1 2 3 8 5 13, तो जवाब आ गया 11 33 9। ये हो गया इसका लासा और वो था मासा।
यहाँ 8 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का करेंगे 3 गुणे 3, 25 का करेंगे 5 गुणे 5। क्या कॉमन है बताइए? HCF कैसे निकालेंगे? जो सब में है उसे लिख लो, तो सब में कुछ नहीं है। देखो यहाँ 3 है तो इसमें नहीं है, यहाँ 5 है तो उसमें नहीं है, तो कितना होगा? 1। जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो तो मासा 1 होता है। लासा के लिए जो सब में है पहले उसे लिख लो, तो सब में तो 1 था, फिर बचा क्या? 3 बार 2, 2 बार 3, 2 बार 5, तो ये मिला के ये था पहले 8, ये था 9, ये था 25, 25 अट्ठे 200, 200 9 1800, 25 में 8 का गुणा करेंगे 200 आएगा, 200 में 9 का करेंगे तो 1800 आएगा। ऐसे देखिए 0 0 9 दूनी 18, तो ये हो गया इसका LCM। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया कि हमको LCM कैसे निकालना है और HCF। LCM के लिए फैक्टर कर दो, जो सब में है उसे लिख लो और जो बचे उसे भी लिख लो। HCF के लिए जो सब में कॉमन हो, जिसको हम लोग कहते हैं सार्व गुणन खंड, जो सब में है उसको लिख लो, गुणा कर डालो जितने लोग कॉमन है, आ जाएगा आपका HCF। और LCM के लिए जो कॉमन है पहले उसे लिखो, जो बचे उसे भी लिख डालो, सबका गुणा कर दो, आ जाएगा LCM। प्रश्न नंबर 4, HCF ऑफ 306, 657 इक्वल 9, मतलब इन दोनों का मासा 9 है, ऐसा दिया है हमको। तो कहा है इन दोनों का लासा ज्ञात करो। तो दो तरीके से लगा सकते हैं, लगा दे दोनों। मान लो पहली संख्या है A बराबर 306, B बराबर 657 और HCF दिया है कितना? 9। अभी हम जस्ट आपको कुछ देर पहले एक चीज़ प्रूफ कर करके दिखा रहे थे, A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF। तो बस इसी में लगा दो। A मतलब 306, B मतलब 657, LCM का पता नहीं है वो निकालना है, HCF 9 है तो भाग हो जाएगा। तो LCM बराबर कितना होगा? 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर होगा, इसमें भाग करो, 9 तियाँ 27, 3 36 हो गया, 9 चौक 36, 657। चलो गुणा कर देते हैं। 657 में 34 का, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छक 24, 2 26, 3 सते 21, 3 पंचे 15, 2 17, 3 छक 18, 19, 8 2 1 3, 6 7 13, 9 2 11 12, 1 1 2 2 2 3 3 8। ये हो गया LCM। एक तरीका तो ये हो गया निकालने का, A गुणे B बराबर लासा गुणे मासा, या ऐसा कह सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लासा गुणे संख्याओं का मासा। एक तरीका क्या है, दोनों का फैक्टर कर दो। 306 बराबर 306 का करो फैक्टर, फट 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 फट, 2 एक निम 2, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 3 पंचे 15, 3 एक निम 3, 17 तियाँ 51, ये हो गया 17। तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अगला है 657। चलो इसका करो फैक्टर, 657, 3 दूनी 6, 3 एक निम 3, 3 9 27, 3 सते 21, 3 तियाँ 9। अब ये तो किसी से नहीं कटेगा, 73। तो ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 73, ये हो गया इसका फैक्टर। लासा कैसे निकालते हैं, पहले जो सब में है उसे लिख लो, तो ये सब में यानी 3 गुणे 3 सब में, बचा क्या? 2 गुणे 17 बचा और यहाँ बचा 73। पहले जो सब में है उसे लिख लो, फिर जो बचे उसे भी लिख लो और लासा आ जाएगा। चलो ये पहले देखो, 2 3 3 17, इतना मिला कितना? 306 है, तो 2 3 3 17 मिला कितना? 306। बचा कौन? 73। कर लेते हैं गुणा इसका, 3 छक 18, 3 तियाँ 9,
7 छक 42, 7 या 21, 8 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2 2 हो गया। ये 2 2 3 3 8 ये हो गया इसका एलसीएम। तो आप चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, आपकी इच्छा, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक मस्त बात बताता हूँ। किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करो, क्या करो, गुणनखंड, और गुणनखंड करने पर 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों, किसी भी संख्या का फैक्टर करने पर अगर उसके फैक्टर में केवल 2 आए, केवल 5 आए या दोनों आए, तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। गलती से अगर इन दोनों को छोड़ करके कोई तीसरी अंक आ गई तो कभी भी वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे 12 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, इसका मतलब आप 12 का ज़िंदगी भर गुणा करोगे, इकाई की जगह पर 0 आने वाला नहीं है। एक बात जाने रहिए, जैसे 12 गुणा 12 में 12 गुणा 12 में गुणा 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 कर करके मर जाओगे, लेकिन इकाई पे 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 2 2 एक नई चीज़ आ गई। जब भी फैक्टर करने पर 2 और 5 को छोड़ करके कोई तीसरी अंक आएगी, किसी कीमत पर उसका इकाई का अंक 0 नहीं हो सकता है। तो हमारा जो प्रश्न है हम इनको ध्यान से देखते हैं। लिखा है 6 टू दी पावर n, तो 6 का फैक्टर होगा 2 × 3 टू दी पावर n। इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n × 3 टू दी पावर n। इसका मतलब 2 n बार आया है, मतलब कई बार आया है। 3 भी n बार आया है, लेकिन 3 नहीं चाहिए था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि 6 टू दी पावर n 2 टू दी पावर n × 5 टू दी पावर n प्रकार का नहीं है। आई बात समझ में? हमको क्या चाहिए, उसमें 5 भी चाहिए, और यहाँ 5 नहीं है बल्कि कुछ और है। अगर 5 भी होता तो इसका इकाई का अंक 0 पर ख़त्म हो जाता। तो यहाँ लिखेंगे प्रकार का नहीं है, इसलिए 6 टू दी पावर n का इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता, या लिख सकते हैं यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। जो भी आपको सुविधा पड़े। रीजन समझ गए आप? हमने अंक का फैक्टर किया, फैक्टर करने पर उसमें 2 और 3 आ गया। हमको क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ 2 और 3 आ गया। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि 2 और 5 को छोड़ के कोई दूसरा तीसरा अंक आ जाए, कभी भी वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। जैसे 2 दूनी 4 पंचे 20, तो इसका तो इकाई का अंक वैसे हो गया 0। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें 2 और 5 है। दूसरी संख्या ले लो इनको, 2 दूनी 4 7 28, क्या आया इकाई पे? 0 नहीं आया। तो जब भी फैक्टर करोगे अगर उसमें 2 और 5 है सिर्फ, तो ख़त्म हो जाएगा, इकाई पर 0 आ सकता है। यहाँ सवाल में कन्फर्म नहीं कहा, देखो हो सकता है। कब हो सकता है? जब उसमें 5 भी हो तभी, और 2 भी हो तभी। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न क्रमांक 6, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 फिर × 5 4 3 2 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? तो पहले नंबर से शुरू करते हैं। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक से कटे, खुद से कटे, किसी तीसरे से भी कटे। ये हम आपको बता चुके हैं। तो पहले वाले को चेक करते हैं। 7 11 13 धन 13। देखिए दोनों में 13 कॉमन है, निकाल लो 13 को। तो अंदर बचेगा 7 × 11, यहाँ बचेगा 1, और जहाँ 13 है वहाँ भी बचेगा 1। इसको लिख सकते हैं हम लोग 13, 11 से 77, 77 का नाम 77, 77 1 78।
बराबर ये हो गया 13 गुणे 78। इसका क्या मतलब हो गया कि यह पूरी संख्या 13 से कट जाएगी, 78 से कट जाएगी। अब 78 का फैक्टर करेंगे तो ना जाने किस किस से कट जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि 17 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, 13 और 78 से पूर्णतः विभाजित है। क्यों विभाजित है मालूम है ना, क्योंकि यह दोनों, ये पूरी संख्या उनके गुणा होने से बनती है। तो इसका मतलब ये 13 और 78 से कट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 13 और 78 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब इनसे निपटते हैं दूसरे वाले से। 7 6 5 4 3 2 1 फिर 5, इसमें कॉमन क्या है 5, तो यहाँ क्या बचेगा 7 6 4 3 2 1 और 1 बराबर लिख सकते हैं इसको 5। चलो 2 3 6, 6 चौक 24, तो अंदर कितना हो गया 7 6 42, इधर से 2 दूनी 4, गड़बड़ हो जा रहा, 2 3 6, 6 चौक को 24 धन 1 बचा है। चलो गुणा करो 42 का 24 में, 24 दूनी 48, 24 चौक को 96, 96 और 4 100, कितना हो गया 1008। तो अंदर हो गया ये 1008 धन 1 बराबर ये हो गया 5 गुणे 1009। इसका क्या मतलब हो गया, यह पूरी संख्या 5 से भी कट जाएगी, 1009 से भी कट जाएगी। तो जब खुद से कटने के बजाय अन्य संख्याओं से भी कटें तो उनको कहते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5, 5 और 1009 से पूर्णतः विभाजित हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कहीं बीच में गुणा भाग में कोई गलती से भी भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं पे कैलकुलेशन गलत ना हुआ हो, फिर भी अगर कहीं पे छूट गया हो, क्योंकि इंसान होने की वजह से गलती तो हो सकती है, अगर कहीं गलती हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये था आज का प्रश्नावली 1.2 चैप्टर 1.2 रियल नंबर का कक्षा 10वीं के गणित का। अगर आपका इस वीडियो से, इस अध्याय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, सलाह, सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं। कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिखे ईमेल आईडी पर भेज दीजिए, हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास ज़रूर करेंगे। और अगर आप तक यह वीडियो किसी माध्यम से पहुंचा है और आपको लगता है कि यह वीडियो हमारे लिए हितकारी है, तब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम इस पे वीडियो अपलोड करते जाएंगे जो कि बोर्ड से संबंधित होंगे। और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर हम इतना मेहनत से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपकी एक छोटी सी हेल्प है जो अन्य विद्यार्थी तक हमारी ये मेहनत पहुंचा सकती है। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।